प्यारे बच्चों, आज हम लोग टेंस की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग काइंड्स ऑफ टेंस सीखे थे और उसमें बताया गया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस के भेद की चर्चा की गई थी कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और बताया गया था कि इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भेद होंगे तथा फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होंगे। आज हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद हैं उसमें फर्स्ट में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सीखेंगे। हम कैसे पहचान पाएंगे कि जो मेरे सामने बहुत सारे वाक्य रखे गए हैं उनमें से यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बारी बारी से सभी टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। इसके वाक्यों को हम कैसे पहचान पाएंगे? तो वाक्य की पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं लगा रहता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं लगा है, तो हम इसे देखते ही पहचान लेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे राम भात खाता है, देखिए लास्ट में ता है। इस तरह से हम आसानी से वाक्य को पहचान लेंगे कि वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वाक्य की पहचान के बाद अब बात आती है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। हम अंग्रेजी में अनुवाद इसे कैसे करेंगे? तो जो बहुत सारे वाक्य दिए जाते हैं तो देखे होंगे कि कुछ वाक्य जो होते हैं अफर्मेटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव होते हैं, कुछ वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं और कुछ वाक्य WH से संबंधित होते हैं। और सारे तरह के वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, इसकी विधि हम लोग यहां सीखने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को। तो जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इससे वाक्य है राम भात खाता है, तुम किताब पढ़ते हो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है।
स्वीकारात्मक वाक्य, और जो दो वाक्य दिए गए हैं, इस वाक्य में राम जो है सब्जेक्ट है, एक खाना जो है ये वर्ब है, और भात जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद प्रिंसिपल वर्ब यानी वर्ब के फर्स्ट रूप या फाइव रूप को रखा जाता है, वर्ब के पांचवा रूप, वर्ब के पहला रूप या वर्ब के पांचवें रूप को रखा जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। ध्यान देंगे, यहां बात की गई है इस स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, इसके बाद वर्ब का प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट रूप या फाइव रूप को रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सब पोजिशन जैसे यहां एक प्रिंसिपल वर्ब दिया गया है ईट, ईट माने होता है खाना, ये V1 है, V2 में इसका रूप होगा एट, V3 में होगा ईटेन, V4 में होगा ईटिंग, और V5 में होगा ईट्स। ये V5 और V1 की बात यहां किया गया है। यहां दो तरह के वर्ब लगाने की बात कही गई है, तो हम लोग यहां जानेंगे कि किसके साथ कौन सा वर्ब लगाया जाएगा। तो ध्यान देंगे, जो वाक्य में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तरह तरह के पर्सन्स के सब्जेक्ट आते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ V5 लगाया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे सब्जेक्ट अगर आता है तो उसके साथ V5 लगता है, और अन्य सभी सब्जेक्ट्स जो होंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन के दोनों नंबर का सब्जेक्ट हो, या थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, इस सबके साथ V1 का प्रयोग होता है। तो हम लोग देखेंगे ऊपर जो वाक्य दिया गया है राम, राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो राम लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो यहां राम लिखेंगे सबसे पहले। और अभी हमने बात की कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ खाना क्रिया है ईट, ईट का पांचवा रूप होगा ईट्स। तो राम के साथ क्या रहेगा ईट्स, राम ईट्स, और ऑब्जेक्ट इसमें भात है, क्या राइस। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम ईट्स राइस, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, राम भात खाता है। इसको जब अंग्रेजी में हम अनुवाद करेंगे तो होगा राम ईट्स राइस। यहां पर V5 का प्रयोग हमने किया है, क्योंकि राम जो था थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। एक दूसरा वाक्य यहां है, तुम किताब पढ़ते हो, तुम
सेकंड पर्सन का ये सब्जेक्ट है। और अभी हमने बात किया है कि सेकंड पर्सन के जो सब्जेक्ट होंगे या फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होंगे या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ भिन्न रहेगा। तो यहां हो जाएगा यू रीड ए बुक। थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट होने के कारण यहां जीवन का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य अफर्मेटिव वाक्य को इस स्ट्रक्चर पर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दूसरे तरह के जो वाक्य होते हैं वो निगेटिव टाइप्स वाक्य होते हैं। जैसे देखेंगे दूसरे तरह के वाक्य को हम देखेंगे, इसमें निगेटिव वाक्य होंगे, नकारात्मक वाक्य। जैसे राम भात नहीं खाता है। तुम किताब नहीं पढ़ते हो। नहीं नेगेटिव। और इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर होगा निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट तब फुल स्टॉप। यहां दो तरह के दो वर्ड आए, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट कहां लगेगा और डज नॉट कहां लगेगा, इसको क्लियर पहले करेंगे। तो पीछे हमने चर्चा किया है कि एक अकेला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। तो डज नॉट जो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और अदर्स जितने भी और सब्जेक्ट होंगे सबके साथ डू नॉट लगेगा। अब वाक्य देखेंगे हम लोग, राम भात नहीं खाता है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या होगा, राम डज नॉट ईट राइस। ध्यान देंगे यहां जो है राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां डज नॉट लगा है। इसके बाद V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। सेकंड अगर सेंटेंस को देखेंगे तो सेकंड सेंटेंस है तुम किताब नहीं पढ़ते हो। ये भी निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यू जो है, तुम जो है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। इसे इसका अंग्रेजी होगा यू
डू नॉट रीड ए बुक। ये जो है निगेटिव वाक्य है, और हमने पहले ही चर्चा किया है कि सेकंड पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के या थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट जब होंगे तो उनके साथ डू नॉट लगेगा। तो हमने दो तरह के वाक्यों को यहां देखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब तीसरे तरह की वाक्यों को देखने का काम करेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नबोधक वाक्य, वैसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए। जैसे क्या राम भात खाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम किताब पढ़ते हो? क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य ध्यान देंगे, ये दोनों वाक्य जो हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में सबसे पहले शुरू में डू और डज को रखा जाता है। डू और डज स्ट्रक्चर है इसके लिए, डू ऑब्लिक डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे दो वर्ड्स यहां हैं, डू और डज। हमने पिछले तरह के वाक्य में जब बता रहे थे तो बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है उसके साथ कुछ अतिरिक्त होता है, और यहां भी वही हाल है। सारे सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा उसके साथ डज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा और सबके साथ डू का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं वाक्य को। जैसे पहला वाक्य है यहां, क्या राम भात खाता है? राम, राम यहां जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले हम डज को रखेंगे। हो जाएगा डज राम, डज राम ईट राइस और क्वेश्चन। देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होने के कारण राम के साथ हमने यहां डज लगाया है। कभी कभी इसमें भी ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कभी कभी रहता है। जैसे यही वाक्य होता कि क्या राम भात नहीं खाता है, तो ये वाक्य हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देते हैं, डज राम नॉट ईट राइस। तो इस तरह से हम इस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को भी हम इसी स्ट्रक्चर पर सिर्फ सब्जेक्ट के बाद
नोट लगा करके अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे इधर, क्या तुम किताब पढ़ते हो? तुम, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो अभी हमने चर्चा किया है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज लगाते हैं, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ डू लगाया जाता है। तो यहां इसका अनुवाद होगा डू यू रीड ए बुक, और क्वेश्चन मार्क। अगर यही इंट्रोगेटिव निगेटिव होता, अगर वाक्य होता क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो डू यू नॉट रीड ए बुक। तो हमने इस तरह के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्यों को देखने का काम किया। अब एक अलग प्रकार के वाक्य मिलते हैं जो होते हैं WH से संबंधित, इसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। WH वर्ड्स, ऐसे ध्यान देंगे, राम भात क्यों खाता है? WH क्यों, राम भात क्यों खाता है, राम भात क्यों नहीं खाता है, राम भात कब खाता है, राम भात कब नहीं खाता है। दूसरा वाक्य, तुम किताब क्यों पढ़ते हो? इसमें भी क्यों, WH वर्ड्स, क्यों WH। इस तरह के भी वाक्य मिलते हैं जिनका अनुवाद हमें अंग्रेजी में करना होता है। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए भी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH वर्ड्स को रखते हैं, उसके बाद डू या डच को रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद गिवन, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर इसमें निगेटिव होगा तो नोट जोड़ देंगे और नोट जोड़ करके उसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। इसकी चर्चा तो हमने पहले ही कर लिया है, डू कहां लगेगा और डच कहां लगेगा। अब देखते हैं इसका अनुवाद। राम भात क्यों खाता है, क्यों को हम पहले रखेंगे, WH वर्ड, तो वाई। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो डच, उसके बाद राम, राम गिवन, ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट राइस। Why does राम eat राइस, राम भात क्यों खाता है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड रखा, उसके बाद डू डज में से डज को हमने सिलेक्ट किया क्योंकि राम जो था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था, इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं सेकंड सेंटेंस को। वही है क्यों,
क्या बनाएंगे? वाई डू। डू क्यों? क्योंकि तुम जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो वाई डू यू रीड ए बुक। क्वेश्चन अगर इसी में निगेटिव होता तो नोट लगा करके WH नेगेटिव सेंटेंस को हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो इस तरह से ये 4-5 तरह के वाक्यों को हमने यहाँ देखने का काम किया, जो सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो अब तक हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे तरह के वाक्यों को किस तरह से हम अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। आशा है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे। प्रयास रहेगा आपका कमेंट्स का जवाब या उसका सलूशन आपको दिया जाए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें, सीख सकें, पढ़ सकें। और बहुत बहुत